मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मजीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाल सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोलकर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। अभी बहुत सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएंगी साजन, और देखो समय कितना सुंदर है और चंद्रमा अपनी सुंदरता चारों ओर बखेर रहा, और ऐसे में मेरे संग प्रेमी की बातें करो प्रीतम। और वह अपने प्यार का रस मेरे कानों में घोलती रही और मैंने हंसकर उसे छेड़ा। थानेदार बेचारा भी तो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करना चाहता था और तुमने उसे मौका ही ना दिया, और कैसे बेचैन हो रहा था और उसकी नकरई हंसी ने फिजा में जलतरंग बखेर दिया। प्रीतम, एक वही क्या सारा संसार राधा कारण बेअक्ल है, और परंतु राधा तुम्हारी दासी बन गई है और उसे तुम्हारे बिन कुछ नजर ही ना आवे है। और वो इठला कर बोली। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और उसने आसमान की तरफ देखा। प्रीतम, और चंद्रमा कितना सुंदर है, और परंतु तुमसे ज्यादा नहीं। उस पर नशा छाने लगा। बस मेरी इतनी ज्यादा तारीफ ना करो, और मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मैं खज्जल सा हो गया। तुम अपनी सुंदरता से बेखबर हो मेरे प्राण, और ये तो केवल मैं जानती हूँ तुम क्या हो। और उसने मेरे प्यार से मेरा हाथ थाम लिया और नरमो नाजुक हाथ हिद्दत से तप रहा था। मेरे जिस्म में जैसे बिजलियां दौड़ने लगी और बेख्तियार मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। और मैं आज भी अपनी उसी हालत पर हैरान हूँ, और किसी सहरददा मामूल की तरह मैं उसकी तरफ बढ़ा था और उसकी सांसें बोझल हो चुकी थीं। करीब था कि मुझसे अपनी बाहों में भर लेता, और फिर जैसे वह ख्वाब से जाग गई और फिर बुदक कर मुझसे कुछ फासले पर चली गई। अभी नहीं प्रीतम, और वह जैसे हाँप रही थी, और चांदनी में उसका चेहरा शिद्दत जज्बा से दहक रहा था। और मैं भी तो इसी कैफियत से बाहर निकल आया, और मुझे खुद से शर्म आ रही थी और ना जाने मुझे क्या हो जाता है। और हर मर्तबा मैं तौबा करता, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका आता तो मैं फिसल जाता, और उसमें मेरी अपनी कोताही का दखल था या मैं हालात का शिकार हो गया था। और ये बात मैं आज तक नहीं समझ सका। बात हो रही थी उस रात की, और जब चांद अपने पूरे वजूद जोबन पर था, हर सू चांदनी का फसूं बिखरा हुआ था, और ऐसे में राधा का हुस्न जहां सोच मुझे बेखुद किए जा रहा था, और हम दोनों इस कदर करीब थे कि एक दूसरे की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। और मुझे यह खदशा भी था कि कहीं साइमा जाग ना जाए और राधा मेरी दिल की बात जान गई। प्रीतम, मन करता है कि सारी रहना तुम्हारे चरणों में बिता दूं, और परंतु मुझे तुम्हारी मजबूरियों का ध्यान है। आओ मेरे मन खद में, मेरे बस में नहीं। और उसकी आवाज़ बहकने लगी। मैं जानता हूँ राधा, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, और मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ, और मुझे हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की। मैं तुमसे सहमत हूँ सजना, परंतु मैं एक खद पर इख्तियार खो बैठी हूँ। और उसने अपनी नाजुक उंगलियों को पूरों से हसीन आंखों से निकलते आंसू साफ कर लिए। और जानती हूँ प्रीतम, कल तुम्हारा इंतजार उसी स्थान पर करूँगी। और उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। जाओ मेरे मन मंदिर के देवता, और तुम्हारी दासी आज की रहना और बेअक्लता में बिता लेगी। और मैंने एक नज़र उसे देखा और अंदर की तरफ चल पड़ा। बरामदे में पहुंचकर मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और दबे पांव चलता अपनी ख्वाबगाह में आ गया। और साइमा बदस्तूर महू ख्वाब थी, और मैं आराम से उसके पहलू में लेट गया। ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर था। अगर हालात ये रुख इख्तियार ना करते तो मैं कभी भी अपनी बावफा बीवी को धोखा ना देता। और हो सकता है कि आप मुझसे इत्तफाक ना करें, लेकिन इस वक्त मैं वाकई मजबूरियों की दलदल में दंसा हुआ था। दूसरे दिन हम घर वापस आ गए और मैं बैंक चला गया, और 2-3 मरतबा मैंने साइमा को फ़ोन करके खैरियत पूछी। उसने बताया कि सब ठीक है, और शाम को मैंने आकर कहा इमरान जल्दी कोई दूसरा मकान तलाश कर लेगा, और बस 1-2 दिन की बात है।
मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए लाहौर चली जाओ और इतने में कोई अच्छा सा मकान देखता हूँ और जब मिल जाए तो फ़ोन कर दूंगा। और उसका जवाब मुझे हैरान कर गया। फारूक, इतना अच्छा बंगला छोड़कर कहीं जाना मुश्किल है और फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह निगहबान है और वही हमारी हिफाजत करेगा। और उस बात की क्या ज़मानत है कि वह बदबख्त जो भी है वहाँ नहीं आ जाएगी। और मैं उसके इत्मीनान और दलील पर हैरान रह गया। लेकिन सैमा, कल तो तुम। अब ऐसी भी क्या बुजली, हम मुसलमान हैं और अल्लाह पर कामिल यकीन है हमें। उसने मेरी बात काट कर कहा। और इधर देखो मेरी तरफ। उसने चेहरा मेरी तरफ घुमाया। तुम्हारे इत्मीनान की वजह मेरी समझ से बाहर है। और कहाँ तो तुम एक पल इस घर में गुजारने पर तैयार न थी और तुम कोई बात मुझसे छुपा तो नहीं रही। मेरी कानों में राधा के अल्फाज गूंजे और मैं तुम्हारी पत्नी की और इतनी बेखबर नहीं जितना वो समझ रही है। और कुछ देर साइमा मेरी तरफ देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली, फारूक, दरअसल फूफू ने मुझे मना किया था और ये बात मैं किसी को नहीं कहना इसलिए, वरना आप जानते हैं कि मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ। और आप फूफो जमीला को तो जानते हैं और हमारी शादी में आपकी मुलाकात उनसे हुई थी। मैंने इस बात में सर हिलाया और हाफ़िज़ कुरान और आलमा हैं। और आज मैंने भाभी के घर से उन्हें फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई तो वो कहने लगी, मैं फ़िलहाल उसी घर में रहूं ताकि वो पता चला सकें कि असल मामला क्या है। और उनका ख्याल है कि शायद ये कोई खबीस जिन्नज़ादी है। और कह रही थी कि वो रात को एक वजीफ़ा पढ़ेंगी तो मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, साइमा ने बताया। अच्छा, तो मोहतरमा के इत्मीनान की असल वजह यह है, मैंने मुस्कुराकर कहा और वो हंस दी। उसके बाद उस मौजू पर मज़ीद कोई बात ना हुई और रात को खाना खाकर हम लेट गए। साइमा इन दिनों जनाबत की हालत में थी और उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सारी घर पर फूंक दूं। लेकिन मैंने ऐसा ना किया, बल्कि साइमा से कह दिया कि अब रोज़ाना मैं खुद ये वजीफ़ा कर लिया करूँगा। और ऐसा मैंने इसलिए किया था कि साइमा को वजीफ़ा करने से मना नहीं कर सकता था और राधा का इसरार था कि मैं उसे रोकूं और ना जाए मानद ना पाए और रफ्तन के ममताक। और यही हाल मुझे निकालना पड़ा। और इसके अलावा राधा के कहने पर मैंने वो तावीज़ भी गले से उतार दिया जो मुझे शरीफ के मरहूम वालिद मोहतरम ने दिया। और मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे पता था कि राधा आज रात मुझसे मिलने ज़रूर आएगी और हुआ भी यही। और एक वही रात क्या, और उसके बाद तो हर रात मुझसे मिलने आने लगी और मुसलसल रात जगह से मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। और वह सुबह के 4 बजे वापस जाती और नींद की कमी से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। और सुबह के करीब मैं सोता तो बमुश्किल 8 बजे जागता। और कुछ दिन तो साइमा ने तवज्जो ना दी, लेकिन कब तक। और एक दिन जब हम नाश्ता कर रहे थे उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा। फारूक, आपकी सेहत खराब रहने लगी है और देखे कहीं रंग किस तरह जर्द हो रहा है और आंखों से ऐसे लग रहा है जैसे आप रात भर जागते हों। और मैं जो ऊँघते हुए नाश्ता कर रहा था चौंक कर सीधा हो गया। वो फिक्रमंदी से मेरी तरफ देख रही थी। और नींद तो बिल्कुल ठीक आती है ना, बस ज़रा देर से आती है। और मैंने उससे नज़रें चुराईं। आईने में अपना चेहरा तो देखें, कितना कमज़ोर लग रहा है। और उसकी आंखों में फ़िक्र के साए गहरे हो गए। फारूक, उसने आहिस्ता से मुझे पुकारा। हूँ। और मैंने उसकी तरफ देखा। आप किसी बात पर मुझसे नाराज़ तो नहीं। और मैं बुरी तरह चौंक उठा। उसकी सवालिया नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। मेरी जान, मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ भला? और मैंने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। और क्या तुम्हें मेरी किसी बात से ऐसा महसूस हुआ है? आप मुझे अपने पास बुलाते ही नहीं। अब तो बिल आखिर उसने झिड़कते हुए दिल की बात कह दी। और कल रात तो मुझे यकीन था कि आप। और इतना कहकर उसने शर्मा कर चेहरा झुका लिया। और वह सच कह रही थी। रातें तो राधा की हसीन संगत में बीत रही थीं और इसलिए काफ़ी दिन से मैंने साइमा को अपने पास ना बुलाया था। अरे आज सूरज किस तरफ से निकला था और कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। और मैंने शोक नज़रों से उसकी तरफ देखा और वह शर्म से गुलाबी हो गई। अगर मोहतरमा को मुझसे यह शिकवा है तो अभी इसी वक्त गुलाम हाजिर है। और मैंने उसकी आंखों में झांका। बड़े ख़राब हैं आप। और उसे बेतरा शर्म आ रही थी। और मैंने तो उस लिए पूछा था कि आप इतने दिन तक कभी मुझसे दूर नहीं रहे। तुम दिनों की बात करती हो और मैं तो एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और इस बात में झूठ ना था। और अगर साइमा को मुझसे इश्क है तो मैं भी तो उसकी मोहब्बत में दीवाना। और राधा से मिलना मेरी मजबूरी था और उसका हुस्न क़यामत खेज सही, लेकिन वो किसी सूरत साइमा की जगह ना ले सकती थी। और राधा भी इस बात से बाखबर थी। उसने कई बार मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि जितनी मोहब्बत वह मुझसे करती है उसका अशरे अशीर भी मैं उससे नहीं करता। कहाँ खो गए? उसने मेरी आंखों के आगे हाथ नचाया और मैं चौंक गया।
फारूक, अगर कभी इंसान होने के नाते मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे जो चाहे सज़ा दे दीजिए, लेकिन कभी मुझसे नाराज़ मत होइएगा। और उसने भीगी आंखों से मुझे देखा। मेरी जान, मैं तुमसे नाराज़ होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और क्या तुम्हें मेरी किसी अंदाज से ऐसा महसूस हुआ है? और मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं अक्सर देखती हूँ कि आप खोए खोए से रहते हैं, और मैं समझी शायद आप मुझसे नाराज़ हों। और मेरे शाने से साथ टिका कर बोली, और उसके मुलायम गैसों मेरे शाने पर बिखर गए। और उनमें उंगलियां फेरते हुए मैंने कहा, जानम, ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि अगर इश्क का वजूद दुनिया में है तो समझ लो मुझे तुमसे इश्क है। और मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे अलावा कोई नहीं, और उसे मुझ पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। मैं अजीबो गरीब हालात का शिकार हो गया था, और एक तरफ राधा थी जो मेरे इश्क में कुछ भी करने के लिए हर दम तैयार थी। और अगर मैं उसे ये कहता कि रात को मुझसे मिलने के लिए ना आया करे तो हो सकता था वो हत्थे से ही उखड़ जाती। मुझे ज़्यादा खौफ इस बात का था कि वह साइमा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और अक्सर वो इस बात का इजहार करती कि सिर्फ मेरी खातिर वो साइमा को बर्दाश्त करती है। और राधा की ताकत का मुझे अंदाज़ा था, लेकिन इस तरह कब तक चलता, और इस मसले पर राधा से बात करना ज़रूरी हो गया। रात का खाना खाने और बच्चों को सो जाने के बाद मैंने साइमा का शिकवा दूर करने की खातिर उसे अपने पास बुलाते हुए कहने लगी, फारूक, प्लीज़ आज की रात सब्र कर लें। और मैंने हैरत से उसे देखा। और सुबह तो तुम खुद ही शिकायत कर रही थी, और अब इनकार, मुझे उलझन हुई। दरअसल आज मैंने फूफो जमीला को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने मुझे वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताया है, और मैं आज रात उसे करने का इरादा किए बैठी हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं कल रात कर लूँगी। और उसने मेरा मूड देखकर जल्दी से कहा, ये बात है मोहतरमा, तो हम आपके वजीफ़े में मखल नहीं होना चाहते, और आज की रात आपकी जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे। और मैंने उसकी ठोड़ी को छू कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। और उसने भी शौकी से जवाब दिया। और मैं सोने के लिए लेटा तो साइमा जाए नमाज बिछा कर अपना वजीफ़ा शुरू कर चुकी थी। और कुछ देर मैं उसके पाकीदा चेहरे को देखता रहा और फिर आंखें बंद कर लीं। मुझे गुमान ही ना था कि साइमा रात भर वजीफ़ा करेगी। और रात को हस्बे मामूल मेरी आंख राधा की आवाज़ से खुली, और लाइट अभी तक जल रही थी। साइमा को मसरूफ़ देखकर मुझे हैरत हुई, और मैंने क्लाक पर नज़र डाली। रात के 2 बज रहे थे। मोहन, फौरन बाहर आओ। मेरे कान में राधा की आवाज़ पड़ी, लेकिन आज उसकी आवाज़ में हलावत की बजाय तलखी थी। और मैंने बेबसी से साइमा की तरफ देखा, और वो आंखें बंद किए जिक्र में मसरूफ़ थी। क्या तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? और राधा की तलखी से भरपूर आवाज़ दोबारा आई। अजीब मुसीबत थी, और अगर मैं राधा की बात का जवाब देता तो साइमा सुन लेती। राधा, साइमा जाग रही है, और मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? और मैंने साइमा की तरफ देखते हुए दबी दबी आवाज़ में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना वचन तोड़ दूं? और राधा की फुंकार मेरे कानों में गूंजी, और सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई थी। अगर मैं बाहर जाता तो साइमा देख लेती, और चोरी खुलने का वक्त आ गया था। ठीक है मोहन, आप मुझे कोई दोष ना देना, और मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण उस कुल्टा को बड़ी छूट दी, परंतु उसने खद के लिए खटन राह चुनी है, और मैं जा रही हूँ। और इस बात को अवश्य अपने ध्यान में रखना कि राधा को कष्ट देना तुम्हारी पत्नी को महंगा पड़ेगा। और राधा की कहर बार आवाज़ आना बंद हो गई। सुनो राधा, और मैंने मुंह के आगे हाथ रखकर सरगोशी की, और आज की रात मुझे माफ़ कर दो, और सुबह होते ही मैं कोई ऐसी राह निकाल लूँगा कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। और मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा, और कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा से पुकारा, राधा, और सिर्फ आज की रात सब्र कर लो, और कल मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। और किसी किस्म का जवाब ना आया, और शायद वह नाराज़ होकर चली गई थी। हज़ारों खदशात ने जन्म लेना शुरू कर दिया, और एक बार फिर मैंने साइमा की तरफ देखा। वो हर तरफ से बेनियाद अपने वजीफे में मगन थी, और मुझे उस पर तरस भी आया कि वो अपने घर को बचाने के लिए किस कदर मेहनत कर रही है। और नींद मुझसे कोसों दूर चली गई। मुझ पर वहशत तारी होने लगी, और राधा की कुव्वत में मैं अपनी आंखों से देख चुका था, और उसके एहसानात अपनी जगह, लेकिन मैं साइमा को भी गलत नहीं कह सकता। हो सकता है कि राधा मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन साइमा राह रास्त पर थी, और जबकि वो भटकी हुई रूह या जो कुछ भी थी हवस की पुजारी थी। मैंने सर झटक कर उन परेशान कुन ख्यालात से छुटकारा हासिल करना चाहा, और सिगरेट की तलब शिद्दत से महसूस हुई। दत तेरे की, और मैंने माथे पर हाथ मारा। और अगर मैं सिगरेट पीने के बहाने बाहर चला जाता तो साइमा को कोई एतराज़ ना हो सकता था। हर चंद के साइमा ने बाहर जाने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना लगाई, लेकिन मैं उसके जागने की वजह से ऐसा ना करना चाहता था। और ये ख्याल मुझे पहले क्यों ना आया? और मैंने झंझला कर सोचा, और आहिस्ता से दराज खोलकर सिगरेट का पैकेट
اور لائٹر نکال کر دبے قدموں دروازے کے پاس پہنچا اور ایک نظر سائمہ پر ڈالی اور وہ آنکھیں بند کیے اپنے ورد میں مصروف تھی۔ حتی المکان میں نے بے آواز طریقے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم سے گرم شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور کاریڈور کا دروازہ کھول کر لان میں آ گیا اور سردی نے مجھے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور چاروں طرف اس امید پر دیکھنے لگا کہ شاید رادہ اس جگہ موجود ہو اور جہاں ہم روزانہ رات کو ملا کرتے تھے۔ ہر سو خاموشی چاہی ہوئی تھی اور جب میں رادہ سے ملنے کے لیے باہر آتا تو لان کی لائٹ اس خطرے کے پیش نظر بجھا دیتا کہ اگر سائمہ کی آنکھ کھل جائے اور مجھے بستر پر نہ پا کر وہ باہر نکلے تو رادہ اسے دکھائی نہ دے۔ یہ تو بہت بعد مجھے معلوم ہوا کہ اگر رادہ کی خواہش ہوتی تو وہ نظر آتی، ورنہ نگاہوں سے اوجھل رہنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا اور میں اپنی سوچوں میں غلطاں سخت سردی میں لان میں کھڑا تھا، اور جب سگریٹ نے میری انگلیوں کو جلایا تو میں چونک اٹھا اور میں نے سگریٹ کا صرف ایک کش لیا تھا اور اس کے بعد مجھے خیال ہی نہ رہا اور جلتا رہا سگریٹ میرے ہاتھ میں۔ میں نے جلدی سے اسے زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور نیا سگریٹ اس آس پاس سلگا لیا کہ شاید رادہ واپس ہو جائے، اور میں اس وقت تک اس کی ناراضگی کا متحمل نہ ہو سکتا تھا جب تک سائمہ اپنا وظیفہ مکمل نہ کر لیتی۔ سگریٹ کا طویل کش لے کر میں نے ایک بار پھر اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں ہم روزانہ راز و نیاز میں مصروف رہا کرتے تھے، اور وہاں کوئی نہ تھا، اور سگریٹ ختم کر کے میں اندر آ گیا۔ سائمہ حسب معمول اسی حالت میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور تسبیح کے دانوں پر اس کی مخروطی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی، اور میں نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے اب رادہ کیا کرے، اور میں اس بات سے بہت خوف زدہ تھا کہ وہ کہیں سائمہ یا بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی اور میں سو گیا، اور رات بھر مجھے پریشان کن خواب دکھائی دیتے رہے، اور صبح سائمہ نے مجھے جگایا اور اس کی غزالی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور میں نے اسے سونے کا مشورہ دیا تو اس نے کہا کہ میرے دفتر اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد وہ نیند ہی پوری کر لے گی، اور میں نے کہا بھی کہ اگر وہ چاہے تو میں عمران سے کہہ کر نادش کو بلوا دیتا ہوں، لیکن اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ فاروق، اللہ تعالیٰ سے بڑا نگہبان کوئی نہیں، اور وہی میری حفاظت کرے گا، اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، اور وہ قادر کریم ہماری حفاظت کرے گا۔ اور دوپہر کے قریب میرا دل چاہا اور میں سائمہ کو فون کر کے خیریت پوچھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ اس کی نیند خراب ہوگی میں دل پر جبر کیے بیٹھا رہا، اور 2 بجے میں بچوں کو سکول سے پک کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور چوک پر سرخ بتی دیکھ کر میں نے گاڑی روک لی۔ اچانک میرے برابر نئی چمکتی دھمکتی مرسڈیز کار کا رکی، اور اچھی گاڑیاں ہمیشہ سے میری کمزوری رہی ہیں۔ میں نے تعریفی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا اور پچھلی سیٹ پر نظر پڑی تو میں اس طرح اچھلا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کالی داس بڑے کروفر سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا، اور مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت تھی، اور اشارہ سبز ہوا تو اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی، اور میں نے بھی اپنی گاڑی آگے بڑھائی۔ یہ کم وقت اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور ارادات مند امیر آدمی ہو۔ اور میرے دل میں خیال آیا کہ جس طرح ہمارے ہاں پیروں اور عاملوں پر لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح ہندو بھی اپنے پنڈتوں پجاریوں پر اعتقاد کے مقابلے میں ہم سے پیچھے نہیں ہیں۔ بچوں کو اسکول سے لے کر میں گھر پہنچا تو سائمہ کھانا تیار کرے ہم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے حسین چہرے پر گہرا اطمینان تھا، اور ابھی تک اس نے اپنے وظیفے کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتایا، اور میں نے بھی اس خیال سے نہ پوچھا کہ اگر مناسب ہوگا تو وہ خود بتا دے گی۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ بینک روانہ ہو گیا، اور شام تک کام کر کے میں کافی تھک گیا۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر میں نے آنکھیں موند لی، اور گزشتہ رات رادہ کی دھمکی نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور دوسری رات بھی میں نے پریشانی کے عالم میں کاٹی، اور سائمہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں دیر تک جاگ کر رادہ کی آواز کا منتظر رہا، اور رات کے جانے کس پہر مجھے نیند آئی۔ دوسری اور پھر تیسری رات بھی رادہ نہ آئی، اور مسلسل 1 ہفتے تک میں اس کا منتظر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ سائمہ کے وظیفے نے اسے اس قابل نہ رکھا ہو کہ وہ مجھ سے مل سکے، اور اسی لیے وہ اس رات اتنی خفا ہو رہی تھی، اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا، اور بچوں کے اصرار پر انہیں باہر گھمانے لے گیا، اور شہر کے نواح میں نہر کے کنارے ایک بہت خوبصورت پارک بنا ہوا تھا، اور ہم وہاں چلے گئے۔
साइमा ने बड़ी सी चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप रखा था और बाहर जाते हुए या तो बुर्का पहनती या इतनी बड़ी चादर ओढ़ लेती कि जिससे जिस्म अच्छी तरह ढक जाए, और स्याह काली चादर में उसका गुलाबी रंग कुंदन की तरह दमक रहा था और चादर को उसने नाक पर अच्छी तरह जमा रखा था। इस तरह सिर्फ उसकी स्याह भूरी सी आंखें नजर आ रही थी और सर्दियों की धूप ढलना शुरू हो गई। पार्क में ज्यादा रश न था और वहां मौजूद 2-3 फैमिलीज वापस जाने की तैयारी कर रही थी और हम कुछ ताखीर से पहुंचे और बच्चे पार्क में आते ही खेल कूद में मसरूफ हो गए। मैं और साइमा एक बेंच पर बैठ गए और वो घर से चिप्स, पकौड़े और देगर अशिया खुर्दनोश बनाकर लाई थी। एक फ्लास्क में चाय थी और बच्चे खाने के साथ खेल भी रहे थे और थोड़ी देर बाद पार्क में हमारे अलावा कोई मुतनफ़स ना रहा। हम अभी जाने का सोच ही रहे थे कि गाड़ी पार्क में दाखिल हुई और उसमें से 5 नौजवान उतरे। हुलिये से वो अबाश दिखाई दे रहे थे और उनके हाथ में एक बैग था, और जैसे ही उनकी नज़र साइमा पर पड़ी जो चाय पीने की वजह से चादर चेहरे से हटाए बैठी थी, और वह मैंने किए नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखते हुए सीधे उसी हिस्से में आकर बैठ गए। और जहां हम लोग एक बेंच पर बैठे थे और हमसे थोड़े फासले पर उन्होंने एक चादर गाज पर बिछाई और बैठ गए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये एक पब्लिक प्लेस थी और हम किसी को उठा तो नहीं सकते, लिहाजा सारा पार्क छोड़कर उन्होंने जानबूझकर हमारे नज़दीक डेरे लगाए। और वो बार बार साइमा की तरफ देखते और 2 मैंने फिक्रे कसते और साइमा के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर आए। फारूक वापस चले, उसने चादर को अच्छी तरह चेहरे के गिर्द लपेट कर कहा, और मैं भी यही सोच रहा था और वो शायद हमारा इरादा बांध चुके थे। एक लड़के ने बैग से शराब की बोतल निकाली और मुंह से लगाकर गटागट कई घोंट भर लिए, और जैसे ही हम जाने के लिए उठे वही लड़का सीधा हमारी तरफ आया और उसके हाथ में सिगरेट था। आपके पास माचिस होगी? उसने हवस भरी नज़रों से साइमा को देखते हुए पूछा और मेरा चेहरा गुस्से से तप गया। साइमा मेरी कफियत भांग चुकी थी और वह जल्दी से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। नहीं, मैंने कहर आलूद नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वह बेंच से खड़ा हो गया। माचिस नहीं है तो क्या हुआ? इस हसीना की आंच देते हुसन से सिगरेट सुलगा लो। और ग्रुप में बैठे लड़कों में से एक ने बुलंद आवाज़ से कहा, और उसकी बात सुनकर बाकियों ने कहका लगाया और मेरे तन बदन में आग लग गई। लेट्स गो फारूक, साइमा ने कहा। और वाह, अंग्रेज़ी बोलती है और लगती भी शक्ल से मेम है। और बाकी लड़के भी उठकर हमारे नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने हमारे गिर्द दायरा बना लिया और सब छठे हुए बदमाश थे और मेरे अंदर मजीद दबत करने का याराना ना रहा। तुम लोगों को तमीज़ नहीं किसी शरीफ आदमी से बात करने की, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना। और मैं गुस्से में गरजा और दिल तो चाह रहा था कि उनकी गर्दनें तोड़ दूं, लेकिन साइमा की मौजूदगी में मैं किसी किस्म का हंगामा ना करना चाहता था, वरना। और उनमें से एक ने तंजिया मुस्कुराहट ठोंठों पर लाकर पूछा, वरना ये मेम हमें तोहफे में दे देगा। और दूसरे ने लुकमा दिया और उसकी बात पर सब ने कहका लगाया और वह हल्क फाड़ कर हंस रहे थे। और साइमा ने जल्दी से आकर मुझे बाजू से पकड़ लिया। छोड़े फारूक, इन बेगैरतों के मुंह क्या लगना, और जिन्हें माँ बहन की इज्जत का एहसास ही नहीं। और वह धीमे लहजे में बोली। और बच्चे हमारे पास आकर हैरत से उन आदमियों को देख रहे थे। जाती कहाँ है मेम साहब? और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि चौधरी नवाज गम्मन को कोई लड़की पसंद आ जाए और वो उसे खुश किए बगैर चली जाए। और जिस लड़के ने माचिस मांगी थी उसने साइमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की और वही उनका सरगना लग रहा था। और मैंने ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया और वो उलटकर पीछे जा गिरा और मेरे बदन में आग भर गई और पूरी कुव्वत से पूरे पड़े घौंसे ने उसके सामने वाले दांत उखाड़ दिए और उसके मुंह से खून जारी हो गया। बाकी लड़कों ने हैरत से देखा और उनके गुमान में भी ना था कि मैं इस कदर जुर्रत का मुजाहरा करूंगा। और साइमा हरासा से एक तरफ खड़ी हो गई और घौंसा खाकर गिरने वाले ने अपने हाथ से खून साफ करते हुए डब से रिवाल्वर निकालकर मुझ पर तान लिया। और साइमा बच्चों को लेकर ज़रा दूर चली गई और वो चारों तरफ देख रही थी ताकि कोई नज़र आए तो उसे मदद के लिए पुकारे। मैं कोई बुज़दिल ना था और कॉलेज लाइफ में मैंने बाकायदा मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी। मैं उस फ़न में ब्लैक बेल्ट था और इन चारों से निमटना अगरचे आसान ना था और फिर भी मैं पीठ ना दिखा सकता था। उन्होंने मेरी गैरत को ललकारा और जिसने खुद को चौधरी नवाज कहा था वो कहर आलूद नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था और दम बदम उसकी उंगली ट्रैगर पर सख्त हो रही थी और मेरे चौकन्ने अंदाज में रिवाल्वर बदस्त को देख रहा था। उस लड़की को उठाकर मेरी गाड़ी में डालो और मैं सहरामी को अभी कब्र में उतार कर आता हूँ। और उसने मुझ पर नज़र रखते हुए अपने साथियों से कहा, खुदा के लिए हमें जाने दो और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ और हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। और साइमा ने नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो हजियानी अंदाज में चिल्लाई,
اور بچے ماں کی ٹانگوں سے چپکے رہ رہے تھے اور مجھے موت کا خوف نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ سائمہ کے ساتھ ہوتا مجھے اس کا خوب اندازہ تھا، اور میں اس طاق میں تھا کہ اس کی نظر ہٹے اور میں اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر اس پر خالی کر دوں۔ میری رگوں میں خون کی بجائے آگ دوڑ رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ دوسرا حرامی سائمہ کا ہاتھ پکڑتا، اور اچانک میری دفتروں سے گلاب کی مہک ٹکرائی اور پھر فوراً رادھا کی سرگوشی ابھری۔ موہن، چنتا نہ کرو اور دیکھو میں ابھی ان حرام کے جنوں کے سنگ کیا کرتی ہوں۔ اور جیسے کسی کو مفت کلیم کی دولت مل جائے اور میرا سینہ گز بھر چوڑا ہو گیا۔ حرام زادے، اگر تو نے اپنی بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ اور میں نے گرج کر اس سے کہا، اور جو سائمہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ابے بزدل، تیری ماں کا یہ خصم کیا کر سکتا ہے، اور اسے تو میں ابھی لمبا لپٹا دیتا ہوں، اور تو چھوکری کو اٹھا اور پستول برادر دھاڑا۔ رادھا کے آنے سے میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور میں نے ریوالور پالے پر ہاتھ ڈال دیا، اور وہ بھی چوکنا کھڑا تھا۔ جلدی سے پیچھے ہٹ کر ٹریگر دبا دیا اور اس نے بے درنگ مجھ پر گولی چلا دی، اور پستول سے ٹھس کی آواز نکلی، اور اس نے پھر ٹریگر دبایا اور اس بار بھی ایسی ہی آواز نکلی جیسے گولی نال میں پھنس گئی ہو، اور وہ جنون میں ریوالور کی لبلی دباتا چلا گیا، اور نتیجہ حسب سابق رہا۔ اور جنجلاہٹ میں اس نے پستول مجھ پر کھینچ مارا، اور جسے میں نے کیچ کر لیا، اور اس کے دوست آنکھیں پھاڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر سائمہ کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اگر تیرے دل میں اور حسرت ہے تو وہ بھی نکال لے حرام کے نطفے، اور پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کسے للکارا ہے۔ اور میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ شام کا اندھیرا دم دم گہرا ہو رہا تھا، اور وہ ابھی تک حیران تھا کہ فائر کرنے کے باوجود گولی کیوں نہیں چلی، اور چاروں اب بھی ہمیں گھیرے کھڑے تھے، لیکن ان میں وہ دمک ہم نہ رہا۔ اور کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو ان میں سے ایک نے پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال لیا، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ خنجر پکڑے محتاط قدموں سے میری طرف بڑھا۔ موہن، اسے خنجر سے اپنے شریر پر وار کرنے دینا، اور میں تمہیں ایک چمتکار دکھاتی ہوں۔ اور رادھا کی سرگوشی ایک بار پھر میرے کان میں ابھری، اور میں چونک گیا، اور کہیں رادھا مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ مجھ پر وشواس رکھو میرے میت۔ اور اس کی شاکی آواز میرے کان کے بالکل قریب سے آئی، اور اتنے میں خنجر بدست میرے قریب آ چکا تھا۔ وہ چکنے انداز میں خنجر تولتا وہ مجھ پر وار کرنے کے لیے تیار تھا، اور بجلی سی چمکی اور خنجر میرے سینے سے ٹکرا گیا۔ سائمہ کی کربناک چیخ نے فضا کا سینہ چیر دیا، اور ایک لمحے کے لیے تو میں بھی کانپ اٹھا، اور یوں لگا جیسے ابھی خنجر میرے سینے میں اتر جائے گا۔ لیکن دوسرا لمحہ سب کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور خنجر میرے سینے سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ان سب کے چہروں سے خوف جھلکنے لگا، اور وہ آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کہاں جاتے ہو؟ اپنے باپ کو قبر میں نہ اتارو گے؟ اور میں نے زہر خان سے کہا، اور پستول اٹھا کر ہوا میں ایک دو فائر کر دو۔ اور رادھا نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے اس کے کہے پر حرف بحرف عمل کیا، اور علاقہ گولیوں کی گونج سے لرز گیا۔ 5 فائر کر کے میں نے پستول کا رخ چودھری نواز کی طرف کر دیا، اور اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ مجھے معاف کر دو میرے باپ۔ اور اس کی گگیاتی آواز میں مشکل نکلی، اور اس کے ساتھیوں نے اچانک دوڑ لگا دی۔ ہر بدماش دراصل اندر سے بزدل ہوتا ہے، اور جب انہوں نے موت اپنے سر پر منڈلاتی دیکھی تو فرار ہونا مناسب سمجھا۔ چودھری نواز بھی بھاگنے کی فکر میں تھا، لیکن پستول کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھی بمشکل چند گد بھاگے ہوں گے کہ اوندے منہ جا گرے، اور کچھ دیر پڑے رہے، اور اس کے بعد سب آ کر میرے قدموں میں گر پڑے۔ ہمیں معاف کر دو استاد، ہم آئندہ بھول کر بھی تمہاری طرف نہ دیکھیں گے۔ اور وہ سب کورس میں گڑگڑائے۔ موہن، اپنی پتنی کو لے کر ترنت یہاں سے چلے جاؤ، اور باقی کام میں خود کر لوں گی۔ رادھا نے دوسری ہدایت دی۔ میں نے ایک نظر سائمہ کی طرف دیکھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور جو کچھ ہوا وہ اسے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور میں نے مومنہ کو گود میں اٹھا کر حیران و پریشان کھڑی سائمہ کو چلنے کا اشارہ کیا، اور گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ سائمہ نے جلدی سے احد کا ہاتھ پکڑ کر میری تقلید کی، اور وہ چاروں زمین پر یوں ساکت بیٹھے تھے جیسے زندہ انسان نہیں، پتھر کے مجسمے ہوں۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور جلدی سے پارک سے نکل آیا۔ گھر آ کر بھی کافی دیر تک سائمہ اور بچے اپ سیٹ رہے، اور دونوں بچوں نے مجھ سے متعدد سوالات کیے، مثلاً کہ وہ کون لوگ تھے اور کیوں آپ کو مارنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے اور ہم سے پیسے لوٹنا چاہتے تھے۔ شیطان کی بات مان رہے تھے، اور احد نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ شیطان کی بات مان رہے تھے، اور میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، اور ورنہ نہ جانے کتنے سوالات اور کرتا۔ تب تفریح غارت ہو گئی تھی، اور بچوں کے سونے کے بعد
سائمہ کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میرے سینے سے لا کر بلک پڑی اور میں نے پیار سے اسے تھپکا۔ حوصلہ کرو میری جان، کیا ہوا؟ اور اتنی سی بات سے گھبرا گئی۔ فاروق، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہ رہتی۔ اس نے جھرجھری لی اور کافی دیر روتی رہی اور میں نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیتا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی فاروق، اور کافی دیر رو لینے کے بعد جب اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، اس مردود نے جب آپ پر فائر کیا تو پستول نے کام نہ کیا، لیکن جب آپ نے فائر کیے تو وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں ششو پانی میں مبتلا ہو گیا کہ رادہ کے بارے میں اسے بتانا چاہیے یا نہیں، اور رادہ کے احسانات مجھ پر بڑھتے جا رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اس نے کافی دنوں سے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، اور سائمہ کی سوالیہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آپ نے بتایا نہیں فاروق یہ سب کیا تھا؟ اور پستول نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ خنجر آپ کے سینے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گئے اور میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں محفوظ رکھا اور میں نے پہلو بچانا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر کوئی وسیلہ تو ہوتا ہے نا، اور شاید آپ بتانا نہیں چاہتے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ یہ کارنامہ رادہ نے انجام دیا، اور بالآخر میں نے کہہ دیا، اور ایک لمحے کے لیے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی، اور پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ رہی تھی کہ رادہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن عورت ہونے کے ناطے اسے قطعاً گوارا نہ تھا کہ اس کی ہم جنس، خواہ اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے کیوں نہ ہو، ہم دونوں کے درمیان آئے۔ وہ کافی دیر خاموشی سے چھت کو تکتی رہی، اور میں اس لیے تمہیں نہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا دل برا ہوگا، اور میں نے اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں فاروق، بہرحال اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اگر وہ واقعی موقع پر نہ پہنچتی تو نہ جانے وہ کمینے ہمارا کیا حشر کرتے۔ اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ سائمہ، تم نے مجھے اپنے وظیفے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور محض اس کا دھیان بٹانے کے لیے میں نے موضوع تبدیل کیا۔ دراصل پھوپھو نے منع کیا تھا کہ وظیفے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملا جس سے میں سمجھ سکوں کہ مجھے کامیابی ملی ہے یا نہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور پھوپھو بہتر سمجھتی ہے ہر بات کو۔ اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، فاروق، کیا رادہ آپ کے پاس آتی رہتی ہے؟ اور اس کے لہجے میں اندیشے لپک رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اور میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا، اور میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اصل بات جان لینے سے اس کے دل آزاری ہوگی، اور وہ مر کر بھی یہ گوارا نہ کر سکتی تھی، اور میرے اور اس کے درمیان کسی اور کا تصور بھی آئے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے ایک آہ بھری اور خاموشی سے چت لیڑ کر چھت کو گھورنے لگی، اور میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اور کاجل بھری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سفید تکیے کو سیاہ کر رہے تھے۔ میں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا، اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آنسوؤں نے میرا سینہ بھگو دیا، اور میں نے کچھ دیر اسے رونے دیا، اور اس طرح اس کے دل کا غبار ہلکا ہو گیا۔ آئی ایم سوری فاروق۔ غم زدہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی، اور وہ میری طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سائمہ، تم ایک پڑھی لکھی اور باشعور عورت ہو، اور آج تک میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ اگر تم مجھ سے کوئی بات وقتی طور پر چھپا لیتا ہوں تو اس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ تمہاری دل آزاری نہ ہو۔ اور آخر کار میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ سب کچھ سائمہ کو بتا کر فیصلہ اس پر چھوڑ دوں۔ سائمہ اور مومنہ کی بازیابی بھی رادہ کی رہین منت ہے۔ اور اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اور میں شروع سے سارے حالات میں بتاتا ہوں، اور یہ کہہ کر میں نے آج تک پیش آنے والے سب واقعات اسے بتا دیے۔ صرف چمپا اور شنتلا والی بات گول کر گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے سن رہی تھی، اور بیچ بیچ میں کوئی بات اسے سمجھ میں نہ آتی تو سوال کر لیتی۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ مومنہ کی بازیابی بھی رادہ کی رہین منت ہے تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات چھا گئے۔ اور رادہ نے جو کچھ اب تک ہم لوگوں کے لیے کیا تھا وہ کچھ کم نہ تھا، اور اس نے ایسے ایسے موقعوں پر میری مدد کی تھی، اور جب میں ہر طرف سے مصیبتوں میں گھر چکا تھا۔ اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور آپ نے مجھے بے خبر رکھا، اور شکوہ اس کے ہونٹوں پر آ گیا۔ یہ بات نہیں میری جان، تم پریشان نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہ بتایا۔ اور میں نے آہستہ سے کہا، کیا آپ مجھے خود سے جدا سمجھتے ہیں؟ اور برسات کی آنکھوں پہ پھر جاری ہونے کو تھی، اور میں نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ تم تو میری روح ہو، اور ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچوں گا۔ فاروق، کیا رادہ آپ سے ملتی ہے؟ اور اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، اور بے مشکل یہ لفظ میرے منہ سے نکلا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ اس کی بیزار آواز آئی۔
وہ چاہتی ہے کہ تم یہ وظائف بند کر دو، اور میں نے اسے رادہ کا مطالبہ بتا دیا تاکہ وہ کھل کر اپنی ہوس پوری کر سکے، اور سائمہ کے لہجے میں رادہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو، اور پھوپھو کا بتایا ہوا وظیفہ کیا تو ہے؟ انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ ضرور نکلے گا، اور اس کے بعد ہمیں ان سب مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اور ہم دوبارہ اپنی جنت میں واپس چلے جائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ایک آہ بھر کر وہ خاموش ہو گئی، اور ہم دونوں چپ چاپ لیٹے ہوئے تھے، اور کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ سائمہ کو نیند نہ آئی تو کیا ہوگا، اور میرا اندازہ تھا کہ رادہ آج رات ضرور آئے گی۔ جانم تم سو جاؤ، اور بیکار میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہو گی، اور قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور میں نے اس کی گھنی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، فاروق، میں آپ کے بغیر زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ اور وہ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ کیا میں رہ پاؤں گا؟ اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور میں کسی صورت سائمہ کو دکھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی، اور اگر میں رادہ کو ناراض کرتا تو ہم سب کے لیے خطرہ تھا، اور اگر رادہ کی خوشنودی کے لیے اسے خود سے ملنے کی اجازت دیتا تو سائمہ یہ مر کر بھی گوارا نہ کر سکتی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اور میں نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبا لیا، اور رات کے 12 بج رہے تھے۔ رادہ کے آنے کا تقریباً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور میں نے کن اکھیوں سے سائمہ کی طرف دیکھا، وہ ہنوز جاگ رہی تھی۔ فاروق، رادہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری جان، کیوں بیکار کی باتوں میں اتنے حسین پل گنوا رہی ہو؟ اور جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو صرف اپنی باتیں کیا کرو، اور اپنے حسن کی باتیں، پیار کی باتیں۔ اور میں نے اس کے نرم و ملائم گیسوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو، اسے ہر حال میں ہمارا پیچھا چھوڑنا ہوگا۔ اور سائمہ نے میری طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے عزم کا اظہار ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اور میں نے بھی صدق دل سے کہا، آپ میرا ساتھ دیں تو میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ اور اس نے میرے سینے پر اپنا سر رکھ دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی۔ میں رادہ کے انتظار میں جاگتا رہا، اور آنکھیں بوجھل ہوتی تو سر جھٹک کر نیند کو بھگانے کی کوشش کرتا، لیکن کب تک؟ اور آخر کار نیند مجھ پر حاوی ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو بچے ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار کھڑے تھے، اور میں نے جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ آپ بچوں کو اسکول چھوڑ آئے، اور میں جب تک ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ اور سائمہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے سرکار، اور جو آپ کا حکم۔ اور سیدھا سادہ بندہ ہوں، اور میں نے مسکین سی صورت بنائی، بالکل جلیبی کی طرح سیدھے، اور وہ ہنسی۔ اور مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ رادہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتی تو میری مدد نہ کرتی، اور اس کا نہ آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو کر مجھے چھوڑ چکی ہے؟ اور لاشعوری طور پر میں اس کا عادی ہو چکا تھا، اور کافی دیر تک اس ادھیڑ بن میں مصروف رہا، اور پھر سر جھٹک کر خیالات سے چھٹکارا حاصل کیا، اور بچوں کو سکول چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک اسٹال پر رک کر میں نے اخبار خریدا، اور یوں ہی کھڑے کھڑے سرخیوں پر نظر ڈالی۔ فرنٹ پیج پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور خبر بڑی واضح اور تصاویر کے ساتھ موجود تھی۔ واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور کیوں نہ کیا جاتا، مرنے والا یہاں کے معروف ذمہ دار اور MPA کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور خبر کچھ یوں تھی، معروف سیاسی و سماجی شخصیت اور قومی اسمبلی کے ممبر فیاض گھمن کا اکلوتا بیٹا نواز گھمن 5 دوستوں سمیت پر اسرار طور پر قتل۔ کرائم رپورٹر اور معروف ذمہ دار اور قومی اسمبلی کے ممبر چودھری فیاض گھمن کا اکلوتا بیٹا چودھری نواز گھمن کل شام اپنے 4 دوستوں کے ساتھ دریا کے کنارے واقع پارک میں پکنک منانے گیا، اور جہاں اسے اس کے دوستوں سمیت بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور ان کے علاوہ پارک کے ایک مالی کی لاش بھی اس حالت میں ملی ہے، اور اس کا نرخرا ادھرا ہوا تھا، اور لاشوں کے چہرے اور جسم پر جا بجا نوکیلے پنجوں کے نشانات ملے ہیں۔ اس کا نرخرا ادھرا ہوا تھا۔ اور واردات میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مقتولین کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، اور ان کے جسم پر جا بجا گوشت سے محروم تھے، جیسے کسی درندے نے ان چاروں کو بے دردی سے ادھیڑ کر ان کے جسم کا سارا خون پی لیا ہو۔ جب اس سلسلے میں ماہرین جنگلی حیات سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں خون آشام درندوں کا وجود ہی نہیں، اور مقتولین کے ادھرے ہوئے جسم پارک کے گوشے میں پڑے ملے، اور لاشوں کے سب سے پہلے پارک کے چوکیدار نے دریافت کیا، جو اپنی شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ لاشیں دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور زور زور سے چیخنے لگا، اور پارک انتظامی نے جب اس کی چیخیں سنی اور وہاں پہنچے تو واردات کے بارے میں معلوم ہوا۔ پولیس سرگرمی سے اس
उस मामले को हल करने की कोशिश कर रही है और पार्क की कच्ची ज़मीन पर जानवरों के पंजों के वादे निशानात भी मिले हैं और जिसने कानून नाफज करने वाले इदारों को चकरा कर रख दिया और खोजी माहरीन की खिदमात हासिल कर ली गई हैं जो इसके बारे में कोई राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और शहर में हर तरफ खौफ व हैरात फैला हुआ है। नामालूम मुद्दत के लिए पार्क बंद कर दिया गया और हुकूमत ने अपील की है कि अगर कोई शख्स किसी दरिंदे को देखे तो फौरन मदरजा ज़ैल नंबरों पर इतला दे। और किसने इतनी बेदर्दी से उन गरीबों की हत्या कर दी। और मेरे कान के पास राधा की आवाज़ आई और मैं बुरी तरह उछल पड़ा। पहली बार राधा की आवाज़ मुझे किसी पब्लिक प्लेस पर सुनाई दी थी और मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा और मेरे साथ कुछ और लोग भी अखबार के स्टॉल पर खड़े उन खबर को पढ़ रहे थे। 2-3 अफराद मेरे हाथ में मौजूद अखबार पर नजरें गाड़े बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर खड़े थे। प्रीतम, मेरी आवाज़ तुमने बिन कोई नहीं सुन सकता। और राधा की आवाज़ दोबारा आई और मैंने अखबार तय करके बगल में दबाया और गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन उस दिन तो तुम्हारी आवाज़ साइमा ने भी सुनी थी और मैंने उसे याद दिलाया, परंतु तुम्हारी सुपुत्र और सुपुत्री मेरी आवाज़ ना सुन पाई और उसने दलील दी, क्यों चिंता करते हो और जब मैं कह रही हूँ और मेरी इच्छा के बिना कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है और ना मुझे देख पाता है और तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए, उसने मुझे समझाया। अच्छा छोड़ो और ये बताओ कि उस माली को क्यों मारा गया जबकि वो बेकसूर था, मैंने उससे पूछा। निर्दोष, वो पापी तो सबसे बड़ा ज़्यादा निर्दोषी था और वही तो था जो इन पापियों को वहाँ मद पीने और नारियों के संगत बलात्कार करने का अवसर देता था। और तुम नहीं जानते वो कितना पलीत था, परंतु उसकी मृत्यु का कारण ये नहीं, उसने तुम्हें उन पापियों के संग झगड़ा करते देख लिया था और यदि वह जीवित रहता तो सारी बात पुलिस को बता देता और फिर जानते हो क्या होता। और उसकी बात सुनकर मैं लर्ज गया और मेरे फरिश्तों को खबर ना थी कि कोई हमें झगड़ा करते देख रहा है, क्योंकि इस वक्त सारा पार्क खाली था और मेरे सीने से तमानियत भरी सांस खारिज हुई। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की। अगर तुम ना आती तो ना जाने वो बेगैरत हमारा क्या हशर करते। और मैंने राधा का शुक्रिया अदा किया। कैसी गैरों जैसी बातें करने लगे हो मोहन। और जब वो संजीदा होती तो मुझे मोहन कहकर मुखातब करती और कोई मेरे मोहन को कष्ट दे और मैं उसे नरक में ना पहुंचाऊं। और उसकी आवाज़ में अपनाइयत थी। उसी लिए तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हुआ और वहां से ज़रा दूर एक वीराने सी जगह पर उसे रोक दिया। राधा, मैंने उसे आवाज़ दी, हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। और मैंने धड़कते दिल से पूछा, नहीं प्रीतम। और ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। और उसकी हैरत में डूबी हुई आवाज़ आई, तुम रात को मुझसे मिलने जो नहीं आती। और मैंने दिल की बात कह दी, क्या तुम मेरा इंतजार करते हो। और उसकी आवाज़ में बेयकीनी के साथ खुशी का तासर भी था। तुम कई रातों से नहीं आई तो मैंने सोचा कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो। हाय राम, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी राह तकते हो। और मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा। और उसकी खुशी से भरपूर आवाज़ आई, प्रीतम तुम नहीं जानते कि तुम्हें इस बात से मेरी बेअक्ल आत्मा को कितनी शांति मिली है भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ। और उस पर जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। और उसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है, मैंने हंस कर कहा। और गाड़ी में उसकी ठंडी आह भरने की आवाज़ आई, क्या बात है, क्यों आहें भर रही हो। जब से तुम्हें देखा है और मैं रवज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे भी मनुष्य बना दे ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ और हर पल तुम्हारे संग रह सकूँ। और जितना समय तुमसे दूर बताती हूँ और जानू नरक में होती हूँ। और उसने अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान हो रहा था कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो ये नादीदा मखलूक जिसके बारे में मैं भी कुछ भी नहीं जानता था मुझे इतना चाहने लगी है। और यही बात मेरे होंठों पर आ गई, राधा। और मैंने उसे पुकारा, प्रेम कहो, मैं सुन रही हूँ। और उसकी चाहत में डूबी हुई आवाज़ मेरे कान के बिल्कुल पास से उभरी, तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझसे इतने मोहब्बत करने लगी हो। और अब से कुछ अरसा पहले तो तुम जानती ही ना थी। बता दूँ, उसकी आवाज़ में शोखी थी, अगर नहीं बताओगी तो मेरे दिल में खलश रहेगी। तुमने मेरे मोहन का दूजा जन्म हो और मेरा मोहन तुम जैसा सुंदर था और मुझे उससे अधिक प्रेम था। परंतु मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे धर्म की एक पापी ने उसे भस्म कर दिया था और मेरा जीवन उसके बिना ऐसा था जैसे बिना आत्मा के शरीर। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे विश्वास ही ना आया। पहला विचार जो मेरे मन में आया वो ये था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे मोहन को एक बार फिर संसार में भेज दिया। और मैं हर पल भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मोहन मुझे लुटा दे। और इसी कारण मुझे यूँ लगा जैसे मोहन वापस आ गया और तुम सारे के सारे मोहन जैसे हो।
उसी जैसे सुंदर, और तुम्हारे नैन, तुम्हारा शरीर और सब कुछ वैसा है जैसा मेरा मोहन था। और उसकी आवाज़ उभर आई और कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली, और मेरी सखियां तो तुमने देखी हैं, वो बिल्लियां जिन्हें तूने साधु अमर कुमार का गोश्त खाया था। मैंने पूछा, हाँ वही, और सारी नटखट हैं, और हर रेना वो मिनशों को सताने के कारण कुछ न कुछ करती रहती हैं। और वो रेना तो तुम्हें याद होगी, जब तुम लारी में जा रहे थे और मेरी एक सखी जो बहुत ज़्यादा सुंदर हलियारी जाने वाली, वो रीना तो तुम्हें याद होगी जब तुम लारी में जा रहे थे और मेरी एक सुखी जो बहुत सुंदर हलियारी जलाने वाली मिनश की राह में खड़ी हो गई, और उसे यूं लगा जैसे कुनिया लारी से टकरा गई हो, और वो मूर्ख बहुत डर गया और लारी को रोक दिया, और सारे मिनश लारी से नीचे आ गए और तुम भी। और मुझे याद है कि जब मैं मुल्तान जा रहा था और रास्ते में ड्राइवर ने यकदम ब्रेक लगा दी थी। उसका कहना था कि एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी जो बस के नीचे आ गई। और हाँ, मुझे याद है फिर क्या हुआ, तुम भी लारी से नीचे उतर आए और मैं उस समय वहीं थी। और मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे विश्वास ही ना आया, और मैं तुम्हारे पास आई और तुम्हें देखते ही मन में ध्यान आया कि मेरा मोहन इस संसार में फिर से आ गया। तुम्हारे बारे में जानकारी के कारण मैं हर पल तुम्हारे संग रहने लगी, और परंतु जब मालूम पड़ा कि तुम मेरे मोहन नहीं हो, और मैं निराश हो गई। मन चाहा कि तुम्हारी हत्या कर दूं या आत्महत्या कर लूं, परंतु जब तुम्हारी संतान को देखा तो मुझे बहुत भरे लगे, और जैसे उन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया हो। और मेरे मन ने कहा, राधा, जाने कितने वर्षों बाद तुम्हारी आशा पूरी हुई है, और ये मोहन ना सही मोहन जैसा तो है। और उसके बाद मैंने अपने मन में ठान ली कि यहाँ मेरे संग रहोगे, और केवल इतनी सी बात पर मैं तुम्हें इस स्थान पर ले आई। और प्रेम, तुम खुद यहाँ नहीं आए, मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। और केवल मुझे इतना करना पड़ा कि मैंने तुम्हारे बड़े गुरु के मन में यह डाल दिया कि तुम्हें यहाँ भेज दे। उसने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें इस स्थान पर भेज दिया, और मैंने मन में ठान ली कि अब मैं तुम्हारे संग रहूंगी। और परंतु मेरी सखियां मेरे बिना ना रह पाईं। उन्होंने कहा कि राधा, तुम्हारे बिन हमारा मन नहीं लगता, और तुम अपने प्रेमी को यहाँ ले आओ। और उसी कारण मैं तुम्हें यहाँ ले आई, नहीं तो उससे पहले जितने मनुष्य भी यहाँ बसने आए मैंने उनको टिकने ना दिया। और जिसने मेरी इच्छा के अनुसार इस स्थान को ना छोड़ा उसे संसान छोड़ना पड़ा, और मैं तुमसे प्रेम करती रही। और यदि तुम्हारा बूढ़ा मंत्र और तुम्हारी पत्नी तुम्हें मुझसे दूर ना करते तो मैं उसी तरह तुम्हारी पूजा करती रहती। और परंतु जब उन पापियों ने तुम्हें मुझसे दूर करना चाहा तो मैं, और इतना कहकर वह खामोश हो गई, और मैं हैरत से मुंह खोले उसकी बात सुन रहा था। तो वो सब कुछ तुम्हारा किया धरा था। हाँ प्रीतम, मैं तुम्हें यहाँ लाई, और मैं तुम्हारे बिन रहने का विचार भी मन में नहीं ला सकती। और आज वो अपने बारे में बता रही थी। ये एक अच्छा मौका था कि उसके बारे में जान लेने का, इसलिए मैंने फौरन पूछा, राधा, तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दोगे, तुम्हें याद है ना? हाँ मेरे मीत, सब कुछ याद है, परंतु अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। और फिर तुम्हें काहे की चिंता है? और राधा, जो कुछ भी है तुम्हारी दासी है, क्या ये कम है? और उसने इस बार भी मेरे सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि बड़े खूबसूरत अंदाज में बात को टाल गई। अच्छी बात है, और मैं उस वक़्त का इंतज़ार करूंगी जब तुम खुद ही सब कुछ बता दो। और गहरी सांस लेकर मैंने कहा, ओहो, और इतने निराश किस कारण हो रहे हो? बस थोड़ा समय रह गया है और जब तुम्हें मेरे बारे में सब जानकारी हो जाएगी, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि मेरे बारे जान लेने पर भी मुझसे प्रेम करते रहोगे। और उसकी शोक आवाज़ आई, तुम्हारे दिल में यह खुशफहमी किसने डाली है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने उसे छेड़ा। अच्छा जी, ये बात है तो किस कारण मेरा इंतजार करते हो? और वो भी शोखी से बोली, तुमसे डर भी तो लगता है, और तुम्हें गुस्सा आ जाए और मैं गरीब मुफ्त में मारा जाऊं। और आज उसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। सजना, यदि तुम थोड़ी देर और घर ना गए तो तुम्हारी पत्नी अवश्य तुम्हें मार देगी। और आज राधा हद से ज़्यादा शोक हो रही थी। ओह, और मेरे खुदा, में तुम्हारे साथ बातों में मैं इस कदर महू हो गया कि मुझे इस बात का ख्याल ही ना रहा। और मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। और राधा का कहका गूंज उठा, और ना जाने उसके हुस्न का करिश्मा था या पुर इसरार कुव्वतों का। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था, और मुझे इस बात की खुशी भी थी कि इस कदर ताकतवर राधा मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार है। और उस बात ने मेरे दिमाग में फतूर भर दिया। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है। शुरू में गुनाह बहुत छोटा दिखाई देता है और बिल्कुल एक बीज की तरह, और अगर कोई चाहे तो उसे दांतों तले दबाकर कुचल दे।
लेकिन रफ्ता रफ्ता यही बीज तनावर दरख्त बन जाता है तो उसे काटना किस कदर दुश्वार होता है। गुनाह भी दिल की सरजमीन में एक बीज की तरह गिरता है और फिर गुरूर, तकब्बर और झूठ की नबूद पाकर तनावर दरख्त बन जाता है और कीकर के दरख्त की तरह, और जिसके कांटे हो हर सू बिखर कर लोगों को परेशान करते हैं और उसकी छाँव में भी कोई बैठना पसंद नहीं करता। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जब मैं घर पहुंचा तो साइमा मुतफक्कर बैठी थी और मुझे देखते ही उसने सवाल किया, इतनी देर कहाँ लगा दी फारूक? और मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे और मुझे खफत तो महसूस हुई, लेकर मैंने झट कहा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और अगर मैं ये वजाहत ना भी करता तो कोई बात ना थी, लेकिन मेरे दिल में चोट था और मैंने अखबार सीट से उठाकर साइमा को दिया। जल्दी से आ जाएं, बड़े ज़ोर की भूख लगी है। और वो अखबार थाम कर बोली, अखबार खोल कर देख लो, सारी भूख उठ जाएगी। ऐसा क्या है अखबार में? उसने अखबार खोलते हुए पूछा और फिर पहले सफ़े पर नज़र पड़ते ही उसका रंग फक हो गया। अखबार उसके हाथों से गिर गया और वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे गुमान भी ना था कि साइमा इस खबर उसका इतना असर लेगी और खबर पर नज़र पड़ते ही खुद मेरी हालत भी बुरी हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। और साइमा चौंका औरत थी, इसलिए वह बुरी तरह घबरा गई थी। अरे जानम, इस कदर परेशान होने की क्या बात है? तुम खबर तो पढ़ो। और मैंने उसे बाहों में लेते हुए तसल्ली दी और फिर अखबार उठाकर वहीं खड़े खड़े सारी खबरों से सुना दी और वो हैरत से मुंह खोले सुन रही थी। ये सब क्या है फारूक? और उसकी घुटी घुटी आवाज़ आई, सब कुछ इरादा ने हमारी खातर किया है। और मेरे लहजे में शायद कोई ऐसी बात थी जिसने साइमा को चौंका दिया। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि ये सब कुछ इरादा ने किया है? और क्या वो रात को फिर आई थी? और उसकी झील सी आंखों में शक के कमल तैरने लगे। नहीं जान, रात को मेरे फरिश्तों को भी उसकी खबर के बारे में मालूम ना था और वापस आते हुए यूं ही मैंने अखबार खरीद लिया और जैसे उस खबर पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं भी तुम्हारी तरह बदहवास हो गया था। मुझे तो मालूम ही ना था कि वह बदबख्त इस कदर असर सरोख रखने वाली बाप की गंदी औलाद होगा। और जब मैंने अखबार में उसके बारे में पढ़ा तो मालूम हुआ कि हमसे किस कदर बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते थे। मैं पूछ रही थी कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये सब कुछ राधा ने किया है? और उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। हो सकता है कि वाकई पार्क में कोई दरिंदा आ गया हो और जिसने उन बदबख्तों को यह सज़ा दी हो और वह शायद राधा की मदद को तस्लीम करने पर तैयार न थी। हो तो सकता है तुम्हारी बात में वजन है। मैंने पहलू बचाया। फारूक इधर देखे मेरी तरफ और उसकी शाकी नज़रें मेरी तरफ उठी हुई थीं और मेरे चेहरे के तासरात से उसने जाने क्या शक हो गया था। क्या बात है साइमा, तुम क्या कहना चाहती हो? और मैंने उसकी तरफ देख कर पूछा और मेरे लहजे में न जाने क्यों सख्ती दार आई। लाशौरी तौर पर मुझे साइमा का यह अंदाज बुरा लगा और उसकी आंखों में शदीद हैरत उतर आई। आहिस्ता आहिस्ता हसीन आंखें भीगने लगी और वह जल्दी से मुंह फेर कर अंदर जाने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया, अपनी तरफ घुमाकर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी। बस इतने से मजाक पर नाराज हो गई और मैंने उसकी पलकों पर लड़ते मोती अपने होंठों से चुन लिए और वो मेरे सीने में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। फारूक, मुझे लग रहा है जैसे आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। और मैंने पूरे जोर से उसे अपनी बाहों में भींच लिया। ये कैसे सोच लिया तुमने? और क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर सिर्फ इतना ही यकीन है? यकीन तो अपनी साज़ात से भी ज़्यादा है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे हैं और ना जाने क्या होने वाला है। और वो रूहांसी हो गई। कुछ नहीं होगा मेरी जान, और बेकार बातों से खुद को परेशान ना किया करो। और मेरे दिलासे से उसे कुछ तसल्ली हुई। फारूक, मैंने जो कुछ दिन कबल एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था। और उसके लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। इंसान परेशान हो तो इस किस्म के उल्टे सीधे ख्वाब दिखाई देते हैं और मुझे हैरत है कि इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद तुम इस किस्म के तोहमात पर यकीन रखती हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन, और उसके होंठों पर मगमूम सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन क्या? और मैंने उसकी जुल्फ़ों से खेलते हुए पूछा। आपकी ज़रा सी बेइत्तेफाती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और मेरे सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली और मैं उसे अपने साथ लगाए लाउंज में आ गया। मोहतरमा, आपको बड़ी सख्त भूख लग रही है, मैंने उसे छेड़ा। वो तो अभी लग रही है। और वह खफीफ सा होकर बोली और नाश्ता करते हुए ना जाने किन सोचों में खोई रही। और मैं बार बार उसके हसीन चेहरे को देखता और मेरी नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस करके वह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर ले आती, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचों में गुम हो जाती। और मैं जो साइमा के माथे पर फिक्र की एक लकीर देकर परेशान हो जाता, आज ना जाने क्यों मुझे उसके अंदाज से उलझन हो रही थी। नाश्ता करके मैं बैंक रवाना हो गया और रुखसत करते हुए भी उसके अंदाज में वो गर्मजोशी ना थी जो हर सुबह होती।
اور میرا ذہن رادا میں اٹکا ہوا تھا اور اس لیے میں نے بھی پرواہ نہ کی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا اور بار بار رادا کا خیال میں ذہن میں ابھر آتا اور کام کرتے ہوئے بھی میرا ذہن میں بار بار رادا کے فکرے گونجتے رہتے اور اس کی شوخ باتوں کو یاد کر کے میرے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ پریتم اور میرے کان کے بالکل پاس رادا کی پیار بھری سرگوشی ابھری اور دل خوشی سے جھوم اٹھا اور لاشعوری طور پر میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا اور مجھے یاد کر رہے تھے نا، اس کی شوخ آواز آئی۔ تم سے کس نے کہا؟ اور میں انجان بن گیا۔ تمہارے ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی آواز میں چاشنی تھی۔ کیا بتایا ہے میرے دل نے، اور میری حالت اس وقت کسی ٹین ایجر لڑکے جیسی تھی جسے پہلی بار عشق ہوا ہو۔ تمہارا من اور میرا میت بن گیا ہے اور تمہاری خبر ہی نہیں میرے دیوتا، اور رادا کے پیار بھرے بول میرے دل کی پیاسی زمین پر بارش کی فوار کی طرح پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چور ہو اور تم نے میرا دل چرا لیا ہے، اور مجھے اس سے باتیں کر کے مزہ آ رہا تھا پریتم، اور میں ان اتفاقات کا عادی ہو چکا تھا۔ اور کب تک؟ اور اچانک خاموشی چھا گئی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی، اور میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور عمران اندر آ گیا۔ پہلے دن سے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ بلا اجازت میرے کیبن میں آ جا کرے، لیکن آج اس کا یوں آنا مجھے برا لگا، اور میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کان بھگائی، خود بخود مسکرائے چلے جا رہے ہیں، اور کیا ہمیں اپنی خوشی میں شامل نہیں کریں گے؟ اور اس نے شاید شیشے سے اندر کا منظر دیکھ لیا تھا اور اس کی سیٹ بالکل میرے سامنے تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں زبردستی مسکرایا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ گنگنایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے باہر بھیج دوں، پر لحاظ مانے تھا۔ اور کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر میری بے توجہی محسوس کر کے باہر چلا گیا۔ اور جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور کیوں نہ ہوتی، ہم تھوڑے ہی عرصے میں بہت بے تکلف ہو گئے تھے، اور ہمارے درمیان ماتحت افسر والا رویہ نہیں بلکہ دوستوں والی گہری بے تکلفی تھی۔ تبھی میری ذرا سی بے توجہی کو اس نے محسوس کر لیا، لیکن اس وقت مجھے ان باتوں کی پرواہ کب تھی؟ پریم اور عمران کے جاتے ہی میری کانوں میں رادا کی آواز آئی۔ مجھے اکثر پریم پکارنے لگی، اور کیا تم اس وقت سے یہیں تھی؟ اور میں سمجھا کہ عمران کے آنے سے تم شاید جا چکی ہو۔ میں تو ہر پال تمہارے پاس ہوتی ہوں، اور کیول جس سمے تم اپنی پتنی کے پاس ہوتے ہو میں تم سے دور چلی جاتی ہوں۔ اور اس کی آواز میں حسرت تھی۔ کیوں اس وقت کیوں دور چلی جاتی ہو؟ مجھ سے تم دونوں کا ملن دیکھا نہیں جاتا پریتم، اور مجھے اپنے من پر اختیار نہیں رہتا، اور ڈرتی ہوں کہ کہیں اپنا وچن توڑ نہ بیٹھوں۔ اچھا، تو تمہیں سائمہ سے جلن ہوتی ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی پریم، من کرتا ہے کہ میں اور تم ایک شریر بن جائیں اور ہمارے بیچ کوئی نہ ہو۔ موہن، وہ سمے کب آئے گا جب ہمارے بیچ کوئی نہ ہوگا؟ اور اس کی آواز میں درد ہی درد تھا، اور میرا دل اس کی بات سے دکھی ہو گیا۔ رادا، تم خود ہی کہتی ہو کہ وقت جلد آنے والا ہے، میں نے اسے یاد دلایا، پرنتو اب تو ایک پل کی دوری بھی سہن نہیں ہوتی۔ اور میرے من مندر کے دیوتا، ایک بات کہوں رادا؟ اور میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ موہن، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور کوئی بات کہنے سے پہلے تم آگیا کیوں مانگتے ہو؟ جو تمہارے من میں ہو ترنت پوچھ لیا کرو۔ اور وہ بڑی اپنائیت سے بولی۔ ڈر بھی تو لگتا ہے تم سے، اور کہیں تمہیں غصہ نہ آ جائے۔ اور میں نے اسے سچی بات بتائی۔ اور میرے میت، جب تم رادا سے وشواس گھات نہ کرو گے اور میں تم سے ناراض نہ ہوں گی، اور یہ رادا کا وچن ہے، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ تم مجھے دیوتا وغیرہ نہ کہا کرو، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں دیوی دیوتاؤں کے وجود پر یقین نہیں رکھتا۔ اور میں نے صاف گوئی سے کہا، اور کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ بس ناراض ہو گئی؟ یہ بات نہیں موہن، اور یدی تمہیں میرا یہ کہنا اچھا نہیں لگتا تو میں نہیں کہوں گی، پرنتو یہ بات کر کے تم نے مجھے دکھ دیا ہے۔ تم دیوتاؤں کو نہیں مانتے۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز آئی۔ میں تم سے مذہب کی بحث نہیں چاہتا، لیکن جو چیز مجھے اچھی نہ لگے میں اس کے بارے میں صاف کہہ دیتا ہوں، اور کوئی بات دل میں نہیں رکھتا۔ اور میں بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ اچھا چھوڑو، اچھا اتنا سمے ہے، اور ہم کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ اور اس نے مفاہمت سے کہا، اور جو حکم، میں نے ہنس کر کہا۔ اسی طرح ہنستے رہا کرو موہن، اور جب تم ہنستے ہو تو پتہ ہے کتنے سندر دکھتے ہو۔ کتنا؟ اور میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ دھرتی، نیلی گگن اور تاروں سے بھی زیادہ وہ سندر، اور اس کا ایک ایک لفظ چاہت میں ڈوبا ہوا تھا، اور میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ من تو نہیں کرتا، پرنتو اس سمے میرا زیادہ یہاں رکنا اچھا نہیں، اور میں جا رہی ہوں میرے میت۔ اور پھر کب آؤ گی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ اگر کسی وقت مجھے تمہاری ضرورت ہو تو میں تمہیں کیسے بلا سکتا ہوں؟
जब तुम अपने मन में मेरा विचार करोगे मैं तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगी। और उसके बाद खामोशी छा गई। मैं काफी देर बैठा उसके बारे में सोचता रहा और मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। दिल कमबख्त उसका राग अलाप रहा था और काश मैं इस वक्त उन बातों से बचता तो मुझे वो दिन ना देखने पड़ते जिनकी वजह से मैं मौत से बदतर हालात का शिकार हुआ। राधा के जाने के बाद मुझे इमरान के साथ अपने रवैये का एहसास हुआ और मैंने चपरासी को बुलाकर उससे कहा कि इमरान को मेरे पास भेजे। और थोड़ी देर में इमरान अंदर आ गया और उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। हो सकता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन बीमारी ने मुझे कुछ चिड़चिड़ा बना दिया है। और मैंने माजरत अमीज़ लहजे में कहा और मेरी इतनी सी बात से उसके चेहरे पर रोशनी फैल गई। खान भाई, मैं तो सोच रहा था कि ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई और जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हैं। अगर अनजाने में कोई भूल कर बैठा हूँ तो आप जो चाहें सज़ा दें, लेकिन खुदारा मुझसे नाराज़ ना हो। और उसकी आंखों में नमी उतर आई। अरे ये क्या, और इतनी सी बात पर तुम रोने लगे। और मुझे दिली तौर पर अफसोस हुआ कि मेरे रवैये ने उस शरीफ आदमी का दिल दुखाया। प्यार को तरसता हुआ एक तन्हा इंसान हूँ और वालदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और चाचा चाची ने पाला और भाई बहन को भी कोई नहीं आप मिले तो समझा कि मेरा भी कोई इस दुनिया में है। और आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और थोड़ी देर खामोशी छाई रही और फिर वो बोला, मैं माजरत चाहता हूँ और ना जाने क्यों दिल भर आया। माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस कसूर की सज़ा ये है कि तुम लोग आज रात का खाना हमारे घर खाओगे। और मेरे चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी कर ली। खान साहब, क्यों पिटवाने का इरादा है? और नादिश का हुक्म है कि आज आप लोगों को जैसे चाहे घर लेकर आऊँ। और मैं थोड़ी देर कबल यही बात कहने आया था, लेकिन आप खैर छोड़ें। अगर आप इस लाचार बेयारो मददगार फ़कीर पर तकसीर को बीवी के जुल्म सितम से बचाना चाहते हैं तो बराह करम ठीक 8 बजे मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगे। और उसकी वह शौक़ी लौट आई थी जो उसकी फितरत का हिस्सा थी। ठीक है, माँ बदौलत और तुम्हारे गरीब खाने को रौनक ज़रूर बख्शेंगे। और मैंने किसी बादशाह के अंदाज में कहा। और वो कौन सा कम था, झुक कर कॉर्निश बजा लाया। और मेरे दिल पर छाया हुआ गुबार हल्का हो गया था। और आज सुबह मेरा रवैया साइमा के साथ भी कुछ अच्छा न था। मैं जानता था कि वो मेरे जाने के बाद खूब रोई होगी और वो ऐसी ही थी और मेरी ज़रा सी बात पर उसका दिल दुखा देती थी। और मैंने उसी वक्त घर फ़ोन किया और घंटी बजती रही और मैं हैरान था कि साइमा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही। तरह तरह के अंदेशे मेरे दिल को घेर रहे थे। और कुछ देर बाद रसीद उठाया गया और हेलो। और मैंने दूसरी तरफ से आवाज़ आने से पहले कहा, जी फरमाइए। और साइमा की खफा खफा सी आवाज़ मेरे कान में पड़ी।